हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। ये वर्कशीट नंबर 66 है आपकी और 17 दिसंबर 2020 के लिए आपको ये वर्कशीट दी गई है। राजनैतिक दल की पुनरावृत्ति हम कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने 1 मार्कर क्वेश्चंस को देखा था, 10 क्वेश्चंस को, और ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम 2 मार्क और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क 3 मार्क वो वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखिए आज फिर अगेन आपके 10 क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूं, उसके बाद विद सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन 1, राजनीतिक दल के कार्य। किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय दल मानने का आधार क्या है? विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था क्या होती है? वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या है? ठीक है, विचारधारा आपको कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की लिखनी है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? एंड कम टू द प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? भारत में क्षेत्रीय दलों में संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया है? ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करवाऊंगी। आपको एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तमिलनाडु के किन्हीं 2 प्रांतीय दलों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह के साथ लिखिए। तमिलनाडु के प्रांतीय क्षेत्रीय दल वो होते हैं जो एक रीजन में होते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तो वैसे हर स्टेट में बहुत सारे क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल होते हैं। तो इसका अगर नाम आप बोले तो ADMK एक प्रांतीय दल है, एक DMK ये भी एक प्रांतीय दल है। तो ये 2 दल हैं, इनके नाम आप लिख सकते हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैंने नाम बता दिया, ये 2 नाम हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। और आपको एक स्रोत आधारित प्रश्न है। स्रोत आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि जैसे कि आप हिंदी में अनुच्छेद पढ़ते हैं, वैसे ही ये एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को पढ़कर यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर आपको इस अनुच्छेद के आधार पर ही देना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपकी जो नॉलेज है ना, जैसे कि आप बोले कि ये चीज़ तो ऐसी ही होती है, उस नॉलेज पे आपको उत्तर नहीं देना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर आपको ये उत्तर देना है। तो पहले मैं आपको ये पैसेज सॉल्व करवा देती हूँ, उसके बाद हम बाकी 1 to 9 क्वेश्चंस को डील करेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो तो 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आपसे प्रश्न क्या बोला है? बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है? इस पैराग्राफ के आधार पर बहुदलीय व्यवस्था क्या है? तो इसका ये आपका उत्तर नंबर 1 हो गया, ठीक है, उत्तर नंबर A हो गया, इस वाले का आंसर हो गया। दूसरा में पूछा है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारत में ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन कर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि गठबंधन किसे कहा जाता है? तो इस पैराग्राफ के हिसाब से आपका क्या होगा कि जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां यानी कि ये गठबंधन करके मोर्चा, तो ये क्या करती है? गठबंधन बना लेती हैं। तो ये आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? तो यहाँ पे पूछा है क्या चीन में बहुदलीय व्यवस्था है? तो आपको अपनी नॉलेज नहीं, इस पैराग्राफ की दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर उत्तर देना है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घमासान वाली होती है और देश के राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाती है और विभिन्न हितों के विचारों को राजनीतिक प्राधान्यता मिलती है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि क्या चीन बहुदलीय व्यवस्था है?
तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। आपको पता है कि चीन में कैसी व्यवस्था है? चीन में एक दलीय व्यवस्था है। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। ऊपर जो ये पूरा पैसेज दिया है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में दिया है, इसको आपको ये 7 लाइन के पैसेज को 2 से 3 लाइन्स में, मतलब इसका एक समरी टाइप में लिखना है। तो इस पैसेज को इसी तरीके से आपको और भी पैसेज आएंगे, इसको पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो ये हो गया ए का, ठीक है। दूसरे का उत्तर जो हमारा है लड़ने के लिए लेती हैं, तो ये आपका उत्तर नंबर सेकंड हो गया। बी, सी का हो गया नहीं, और डी का आपको इस पैसेज को एक समराइज फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका जो स्रोत आधारित था ये हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका ADMK और AMK जो है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह आप लिख सकते हैं। बाकी के जो 9 क्वेश्चंस है उसे डिस्कस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले प्रश्न में बोला है राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है और 3 मार्क में भी आ सकता है। तो आपको आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना होगा। राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है, ठीक है। चुनाव में पार्ट लेंगे इसीलिए तो वो आते हैं। चुनाव के पश्चात सरकार बनाना एवं उसे चलाना। नंबर 3, विपक्ष की भूमिका निभाना। अगर बहुमत प्राप्त होता है तो सरकार बनाते हैं, अदरवाइज विपक्ष में बैठते हैं। देश की विधानसभा एवं संसद में कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जितने भी कानून बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? संसद या विधानसभा में, और उसमें विभिन्न राजनीतिक दल भाग लेते हैं। जनमत का निर्माण करना। तो यही क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्क्स में आता है तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आता है तो ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क के लिए। और अगर 3 मार्क में आता है तो आप इन पॉइंट्स को लिख के और इसके अंदर भी कंटेंट को थोड़ा थोड़ा इलेबरेट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। चलते हैं आगे। किसी दल को राष्ट्रीय या प्रांतीय मानने का आधार क्या है? आप किस आधार पे कह सकते हैं कि कोई दल राष्ट्रीय है या प्रांतीय है? तो उसके लिए देखिए, जैसे सभी दल जो हैं, सभी राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। जैसे राष्ट्रीय दल के कौन से हैं? बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, और बहुत सारे हैं जो क्षेत्रीय या प्रांतीय दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं? जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो और 4 लोकसभा सीटें जीत लेती हैं तो उसे हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। मतलब लोकसभा की 4 सीटें होनी चाहिए और 4 विधानसभा चुनाव में लगभग कम से कम 6% वैध मत उनको मिलने चाहिए। प्रांतीय दल कब कहलाते हैं? जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव के कुल मतों का, राज्य विधानसभा, ठीक है, वहाँ पे लोकसभा या राज्य विधानसभा में 6% मत प्राप्त होता है अथवा कम से कम 2 सीटें जीत लेते हैं तो वो प्रांतीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो ये आधार है राष्ट्रीय या प्रांतीय दल होने का। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया, ठीक। थर्ड में बोला है विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख करिए। दलीय व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग तरह की दलीय व्यवस्था होती हैं या पार्टी सिस्टम होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था इस प्रकार हैं या दलीय व्यवस्था: एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसे देश अथवा समाज जहां केवल एक ही पार्टी सरकार बना सकती है, एक दलीय व्यवस्था कहलाती है। मतलब ऐसा देश होते हैं या ऐसी जगह होती है जहां पे केवल एक ही पार्टी होती है, वही चुनाव लड़ेगी, वही जीतेगी और वही सरकार बनेगी। मतलब एक ही रजिस्टर्ड पार्टी होती है और कोई पार्टी नहीं होती है, तो इसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं होता है। उदाहरण क्या है? चीन। चीन में एक ही पार्टी है, बार बार वही चुनाव लड़ती है और वही अपना सरकार बनाती है। 2 दलीय व्यवस्था: ऐसे देश जहां 2 राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सरकार का गठन कर सकते हैं, वे 2 दलीय व्यवस्था कहलाती है। ऐसी देश जहां पे 2 पार्टी होती हैं, ठीक है, दोनों रजिस्टर्ड होती हैं, वो दोनों पार्ट लेती हैं,
कभी ये सरकार बनाएगी, कभी ये बनाएगी, या हो सकता है एक ही बार बनाए। जैसे कि अमेरिका में 2 पार्टी हैं, ठीक है, एक का नाम कांग्रेस है, एक आपने देखा होगा कि जो अभी लेटेस्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, अच्छा लेटेस्ट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और दूसरे वाले दूसरे पार्टी से जिन्होंने भाग लिया था वो बिलोंग करते थे। बहुदलीय व्यवस्था, ऐसे देश जहां 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले सकते हैं अथवा सरकार का गठन कर सकते हैं, बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत, तो ऐसे देश जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं, कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और जो जीते वो सरकार का गठन कर सकता है, वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत में भाई सबको आज़ादी है, आप अपना दल भी बना सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं और जीतने पे सरकार का गठन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरा दलीय व्यवस्था है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलेंगे आगे। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे कुछ दशकों से चले आ रहे वंशवाद की चुनौती। वंशवाद मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारा राजनीतिक दल किसी पार्टी में है, अब उसके बच्चे आके फिर उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर उसके बच्चे, तो नए लोगों को आने का मौका नहीं मिलता, जो लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सबको बराबर का दायित्व मिले और सबको बराबर का अधिकार भी मिले, कोई भी भाग ले सकता है। तो ये वंशवाद बहुत बुरा है लोकतंत्र के लिए। पारदर्शिता का अभाव होना, कई बार ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, पारदर्शिता नहीं होती, मतलब पार्टी के अंदर ही कुछ लोग को ज़्यादा पावर मिल जाती है, कुछ लोग को कम मिल जाती है, कुछ बातें आधे लोग को बताई जाती है, कुछ बातें आधे लोग को बताई जाती हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कम होती है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, मतलब जैसे कि एक पार्टी में 100 लोग हैं तो 100 लोगों में कोई भी डिसीजन लेने के लिए सबकी बात माननी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर इसमें से 10 लोगों की बात को सुनकर कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो ये आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। विकल्पों की कमी, मतलब बहुत सारी चॉइसेस का ना होना। लगातार बढ़ रहे आपराधिक तत्वों की प्रमुख चुनौती, और हमारे राजनीतिक दलों में ज़्यादातर लोग जो अपराध से श्रेणी से आते हैं उनको अपनी पार्टी में टिकट दे देते हैं और इसको बड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये भी, और भारत में एक डाटा के हिसाब से भारत में ऐसा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा आया है कि भारत में अपराध से जुड़े हुए लोग राजनीतिक दलों में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। तो ये भी एक चुनौती है। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष। 5वें में बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके आपको विचार बताने हैं। ठीक है, जैसे आप कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये पार्टी देश आज़ाद होने से पहले गठित की गई थी, मतलब आज़ादी से पहले गठित की गई थी। पहली जो भारत में पार्टी बनी थी वो यही बनी थी। इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी पार्ट लिया था और फिर धीरे धीरे डेवलप हो करके आज ये अलग ही पार्टी बन गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थी। जब स्वतंत्रता के लिए फाइट हो रहा था ना, तो यही पार्टी थी केवल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। तो अगर आपको डेट याद रखनी है 1885, ठीक है, 19 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये 1885 में गठित हुई थी। इसके जो संस्थापक या महासचिव थे वो कौन थे? एओ ह्यूम थे। ये क्वेश्चन आपको अगर आप कोई पूछे तो ये क्वेश्चन आपसे केबीसी में भी अगर आप देखते हैं तो उसमें पूछा गया था कि किसने गठन किया था, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। विचारधारा की बात करें तो इनकी विचारधारा के प्रमुख तत्व धर्मनिरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना, ये इनके प्रमुख विचार रहे हैं। तो ये आपका कांग्रेस पार्टी पे एक शॉर्ट नोट है, आप इसे लिख सकते हैं और ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको याद भी अच्छे से करेंगे। आगे चलते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। अब आपको बीजेपी के बारे में बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। ठीक है, भारत को ये रिप्रेजेंट करना चाहता है एक सुख, समृद्ध, खुशहाल देश के रूप में वर्ल्ड के सामने। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980। मतलब इसका गठन देश की आज़ादी के बाद किया गया है। कोटला मैदान में आयोजित कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनकी विचारधारा के प्रमुख तत्व क्या हैं? प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होना, पुराने विचारों से प्रेरणा लेकर नया भारत का निर्माण करना। तो ये हमारा क्या है? बीजेपी की प्रमुख विचारात्मक विवेचना है और उसके बारे में प्रमुख नॉलेज है। आगे देख लेते हैं। गठबंधन से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार का वर्णन कीजिए। तो गठबंधन सरकार क्या होती है? जैसे आप जानते हैं, गठबंधन ज्वाइनिंग, दो लोग, 2 या 3 पार्टीज को ज्वाइन करके जो सरकार बनती है वो गठबंधन सरकार होती है। गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी एक का दल का प्रभुत्व कम रहता है। जब देखिए एक ही पार्टी होगी तो सारे डिसीजन वही लेगी, लेकिन गठबंधन में क्या है कि भाई 10 लोग आपके हैं, 15 लोग आपके हैं। तो अब गठबंधन करके जब बनाई है कोई सरकार बनाई है तो कोई डिसीजन केवल यही लोग नहीं ले सकते, ना ही ये डिसीजन लेने के लिए दोनों की रजामंदी होनी ज़रूरी है, तो एक की पावर कम हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका, भारत में इसका क्या भूमिका है वो बताइए। तो भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आप भी देखेंगे कि चाहे किसी क्षेत्रीय सरकार बनानी हो तो भी वहाँ कई बार गठबंधन देखने को मिलता है। लोकसभा की बात करें आप राष्ट्रीय स्तर पर तो भी वहाँ पे भी गठबंधन करना पड़ रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ने के कारण कोई भी दल बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ होता जा रहा है। क्या होता है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो क्षेत्रीय दल होता है वो अपने क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रहा है। पहले क्षेत्रीय दल कम होते थे, अब हर राज्य में अपने क्षेत्रीय दल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को अच्छे से समझते हैं, तो इसकी वजह से उनकी पावर बढ़ जाती है। तो इसीलिए कोई जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से वोट नहीं हासिल कर पाती और क्षेत्रीय पार्टी भी वोट हासिल करती हैं, तो केवल एक मिलकर सरकार नहीं बना पाती, जिसकी वजह से गठबंधन करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके ही सरकार का निर्माण संभव हो पाता है, जो लोकतंत्र के लिए एक नए प्रकार की मजबूती प्रदान करता है। अब देखिए, पहले जो राष्ट्रीय स्तर के जो दल होते थे, राजनीतिक दल, वो भले क्षेत्र में आए नहीं, यहाँ पे आके यहाँ की प्रॉब्लम्स देखी नहीं, लेकिन उन्होंने सरकार बना ली, ठीक है। उसके बाद वो जो डिसीजन लेंगे वो मानना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया कि क्षेत्र के भी जो पार्टी है उसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाया। अब क्या है, इनको काम करना पड़ेगा और इनके साथ मिलकर अब क्या होगा, ये क्षेत्रीय दल की प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे और क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर से कनेक्ट होंगे। तो इससे क्या होगा, और लोकतंत्र मजबूत होगा और विविधता आएगी, मतलब अल्टरनेट करके लोगों का फायदा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रांतीय दल से आप क्या समझते हैं? किसी दल को प्रांतीय दल का दर्जा कब दिया जाता है? लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जिसके सदस्य किसी साथी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, प्रांतीय दल कहलाता है। जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव के कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो अथवा कम से कम 2 सीटें जीत लेता है तो उसे प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों के आधार ने संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? वही बात कि जो क्षेत्रीय दल है, मैंने बताया, जिसको आप क्षेत्रीय या प्रांतीय दल कह रहे हैं कि क्या ये संघवाद को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है? तो उसको आपको एक
टिप्पणी टाइप का आंसर लिखना है। भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या एवं ताकत लगातार वृद्धि हुई है। आप भी देख सकते हैं लगातार क्षेत्रीय दल बढ़ रहे हैं। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। इससे संसद में क्या है, बहुत सारा वेरिएशन आया है। जितना वेरिएशन आएगा उतना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। विकल्प ज़्यादा होंगे तो जनता के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाने में सक्षम हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय दलों को भी क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है और वो मजबूर हो जाते हैं, कोई एक बना ही नहीं पाएगा। क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन होने से संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूती मिली है। ये डेमोक्रेसी को और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। तो ये आपका आंसर नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसमें आपको तमिलनाडु की 2 क्षेत्रीय पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बताना है, जिसमें ADMK एक वहाँ की पार्टी है, एक DMK वहाँ की पार्टी है। उसके चुनाव चिन्ह आपको गूगल पे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो आपका स्रोत आधारित था उसके क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे वर्कशीट नंबर 66 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई है।